हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक होगे, अपना पूरा ख्याल रख रहे होगे और पूरी मेहनत कर रहे होगे अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो ये वीडियो हमारी होने वाली है करंट अपडेट्स की, मॉर्निंग करंट अपडेट्स की। आज डेट क्या है? 1 मार्च 2023, 1 मार्च 2023 के मॉर्निंग के करंट अपडेट्स की इसमें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहला न्यूज देखते हैं। पहला अपडेट क्या है हमारा? केरला becomes first state to use robotic manhole cleaners। तो केरला जो है वो पहली ऐसे राज्य बन गया, पहली ऐसी स्टेट बन गया है जो क्या यूज कर रहा है? जो यूज कर रहा है रोबोटिक मैनहोल क्लीनर्स। मैनहोल्स क्या होते हैं? देखिए, आपने कई बार देखा होगा सड़क पे या कहीं भी आसपास देखा होगा आपने, जो गटर के गड्ढे होते हैं ना, उनके ऊपर पूरे ढक्कन लगे होते हैं। तो जो गड्ढे होते हैं जो गटर में जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मैन होल्स। ठीक है, अब इनको मैन होल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए बहुत पुराने समय से क्या होता है, उनको गड्ढों को खोल के कोई आदमी उसके अंदर घुसता है और वो उसको साफ करता है, इस वजह से इसको मैन होल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ पे, हमारे देश में, जो कोई एक राज्य है उसको बड़े लेवल पे यूज कर रहा है किसी रोबोट को, जो इन मैन होल में घुस के उसको साफ करेगा। ओके, तो यही है वो रोबोट जिसके बारे में, मतलब ये जो रोबोट है इसका क्या काम होगा? जो काम पहले आदमी किया करते थे, उस गड्ढे में घुसकर उसको साफ किया करते थे गटर को, अब उसको ये रोबोट साफ करेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जब एक गटर के अंदर कोई आदमी घुसता है ना, तो उसके गटर के अंदर देखिए बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी उसके अंदर होती है, कूड़ा कचरा बहुत कुछ होता है। उससे क्या होता है? उसकी तबियत खराब होती है और बहुत सारी परेशानी उसको झेलनी पड़ती है उसमें घुसने के बाद। ठीक है ना, तो उससे क्या है, उससे क्या है, वो बच सकता है अगर किसी रोबोट का इस्तेमाल उसमें किया जाए। क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो मैन होल्स है ना, ये जो मैन होल है जिनमें आदमी घुसते हैं, इनमें आदमी को घुसना बंद करवाना होगा। ठीक है, सरकार को कुछ ऐसा करना है कि आदमी इसमें ना घुसे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी ऐसा बोल चुका है। हमारी सबसे सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो भी ऐसा बोल चुका है। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी जो कमेटीज वगैरह बनती है, उसमें भी इस बारे में बात हो चुकी है। ओके, तो चलिए बात करते हैं रोबोट कौन सा जो केरला गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है। रोबोट कौन सा है? इसका नाम है बंदीकूट। क्या नाम है? बंदीकूट। बंदीकूट, ये इस रोबोट का नाम है। ओके, बंदीकूट। तो ये जो बंदीकूट रोबोट है ये यूज किया जा रहा है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए ये जो रोबोट है ना, भारत में काफी लंबे समय से 2018 से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पे मैन होल्स को साफ करने के लिए पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कोई राज्य इसको पहली बार इस्तेमाल कर रहा है। पहले किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है यूज किया जाता था, लेकिन अब ये एक गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है, केरला की गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है। अब ये धीरे धीरे क्या है, जब इसकी सक्सेसफुल होगा तो और स्टेट्स भी इसको इस्तेमाल करेंगी। ओके, इसको और स्टेट भी इस्तेमाल करेंगी। अब अगर इसकी बात करें, ये जो आपका रोबोट है, क्या नाम है इसका? बंदीकूट। इस रोबोट की अगर थोड़ी सी बात करें तो ये ऐसे ही काम करता है जैसे मनुष्य इसमें घुस के काम करेगा ना, ये जो है ऐसे ही काम करता है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो आपका बंदीकूट रोबोट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो आदमी घुसकर उसको साफ कर रहे थे, जो मैनुअल स्क्रेवेंजर हो रहा था, है ना, जो मैनुअल लोग, मतलब जो आदमी उसके अंदर खुद अपने हाथों से साफ कर रहे थे। मैनुअल मतलब जो चीज अपने हाथों से की जाती है उसको मैनुअल बोलते हैं। और ऑटोमेटिक, देखिए दो शब्द होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तो आप सब जानते हो, जो अपने आप हो रही हो थोड़ी सी, और जो मैनुअल मतलब जो कोई आदमी घुस के या फिर कैसे भी अपने आप साफ कर रहा हो, यहाँ पे घुस के साफ कर रहा हो गटर में, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मैनुअल। तो जो कोई आदमी मैनुअली इसको कर रहा था, अब उसको एक रोबोट की मदद से किया जाएगा। तो इसका काम क्या है कि जो काम एक आदमी कर रहा था उसको हटा के ये जो रोबोट है उसको काम करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस रोबोट को यूज करने का, केरला गवर्नमेंट के द्वारा। कोई भी गवर्नमेंट आगे इसको यूज करेगी, उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर अब इस रोबोट की बात करें तो ये जो रोबोट है ये वाटर रेजिस्टेंस है। वाटर रेजिस्टेंस हो गया, फिर वाटर प्रूफ बोल सकते हो आप, वाटर प्रूफ बोल सकते हो, वाटर रेजिस्टेंस बोल सकते हो। क्योंकि देखिए अगर इसको गटर के अंदर घुसना है, गटर के अंदर पानी ही होता है ना, बहुत सारे अमाउंट में पानी होता है, वैसे गंदगी भी होती है, बट पानी भी होता है। तो अगर ये पानी से ही खराब होने लगा तो फिर क्या फायदा इसका, है ना। तो वाटर रेजिस्टेंस होता है और फायर रेजिस्टेंस भी होता है। फायर रेजिस्टेंस या फिर फायर प्रूफ भी होता है ना, आग से भी खराब नहीं होगा। और इसके बारे में बताओ, इसके अंदर बहुत सारे कैमरा लगे हुए हैं, है ना, सेंसर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। अब ये सेंसर्स क्या करेंगे? देखिए सेंसर जो है ना बहुत सारी चीजें डिटेक्ट करेंगे। ये देखेंगे कूड़ा कैसा है, जो कूड़ा कचरा उसके अंदर है कैसा है, कोई हार्मफुल गैस तो कंटेन नहीं कर रहा है वो अपने साथ,
है ना, क्योंकि पता चला उसने वो निकाल दिया सारा कुछ, रोबोट को कुछ पता नहीं है, उसने सारा कुछ निकाल के बाहर रख दिया, जो भी कूड़ा कचरा है ना वो साफ, जब देखिए गटर वगैरह बंद हो जाता है उसी के बाद तो उसमें घुस के उसको साफ किया जाता है ना, वरना क्या होता है जो उसमें से बाहर निकलने लगता है सारा कुछ पानी, है ना, जो गंदा पानी होता है उसमें बाहर निकलने लगता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तभी तो उसके अंदर उसको साफ किया जाएगा। अब साफ करने का तरीका क्या है कि उसको जो जहां पे वो ब्लॉक हो रहा है वहां से हटा के उसको निकाल के बाहर रख देते हैं। आपने कई बार सड़कों की साइड में देखा होगा, जब गटर वगैरह है, नाले वगैरह साफ होते हैं तो उनको निकाल के क्या करते हैं, या तो एक गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं, वो लेके चली जाते हैं, है ना, या फिर क्या होता है निकाल के सड़क के साइड में रख देते हैं। अब अगर मान लो कोई हार्मफुल गैस, कोई हानिकारक गैस उसमें से निकल रही होगी, कोई रिलीज हो रही होगी, तो क्या होगा, आसपास जो लोग होंगे उनको परेशानी होगी बहुत ज्यादा। अब वो हार्मफुल गैस किस तरह की होगी, परेशानी उसके ऊपर डिपेंड करती है कैसी परेशानी होगी, कि छोटी मोटी परेशानी होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी, लेकिन परेशानी कुछ ना कुछ होगी। तो ये क्या करेगा, ये इसके सेंसर्स है, इसकी मदद से ये भी डिटेक्ट करेगा कि जो इसमें गैस निकल रही है कोई हार्मफुल, कोई हानिकारक गैस तो नहीं है। ओके, अगर आप इसकी बात करें ना, बंदीकूट, इसका नाम बंदीकूट कैसे पड़ा, देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक जानवर पाया जाता है जिसका नाम है बंदीकूट। उसका काम क्या है, उसका काम है डिगिंग का, डिगिंग मतलब खोदने का काम है उसका, है ना। तो जैसे वो खोदता है ना अपनी जमीन में जो भी चीज उसको करनी होती है वो खोदता है उसके लिए, उसी तरह ये जो बंदीकूट है ये भी बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। ये भी जो भी आपको कूड़ा कचरा होता है उसको खोदता तो नहीं है बेसिकली, लेकिन उसको निकालता है, उसी की तरह निकालता है ना, क्योंकि कूड़ा कचरा को खोदना तो ऐसा नहीं होता है जो गटर में होता है, लेकिन उसी की तरह उसको निकालता है, ब्लॉकेज को हटाना हो या कैसे भी उसको साफ करना हो। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, इसी वजह से इसका नाम बंदीकूट रखा गया है। अब हमको जानना है किस कंपनी ने बनाया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। एक तो इसका नाम किसी ने पहली बार यूज किया, केरला गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो अपने गवर्नमेंट लेवल पे जो यूज किया गया है, और किस कंपनी ने बनाया, ये जो है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसके द्वारा बनाया गया, इस कंपनी का नाम है जैन रोबोटिक्स। क्या नाम उसका नाम है जैन रोबोटिक्स, जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। 3 चीज मैंने आपको बताई, एक तो जिस कंपनी ने बनाया, किस कंपनी ने, जैन रोबोटिक्स, फिर बंदीकूट इसका नाम है, और किसके द्वारा यूज किया गया, केरला गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है कि जो मैनुअल लेबर है, जो मैनुअली आदमी जो है उसमें काम कर रहे थे उसको साफ करने के लिए उनको हटा के और एक रोबोट का इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है, एक रोबोट का इस्तेमाल किया जा सके उसको साफ करने में। और अगर बात करें, हाँ, इसको कुछ अवार्ड्स भी दिए गए, इसको ये जो कंपनी है, ये जो इन्होंने रोबोट बनाया है उसके लिए इनको कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको नेशनल अवार्ड दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको नेशनल अवार्ड दिया गया है। फिर केरला जो गवर्नमेंट है उसने भी इनको एक अवार्ड दिया, क्या नाम, केरला प्राइड के नाम से इनको एक अवार्ड दिया है, किसने, केरला गवर्नमेंट ने। ओके, और इसमें हम क्या बात कर सकते हैं, हाँ, एक चीज और, ये जो आपका रोबोट है ये इंडिया में बनाया गया, ये जो है आपकी कंपनी इंडिया की है। तो ये किसके अंतर्गत बनाया गया है, देखिए 2 स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 स्कीम है जो इसके अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी, एक तो स्वच्छ भारत अभियान, है ना, स्वच्छ भारत, ये जो गटर वगैरह साफ होंगे स्वच्छ भारत में आते हैं ना, इन सबको साफ करना जो है स्वच्छ भारत में आ गया। तो स्वच्छ भारत अभियान पहला, और दूसरा क्या है, मेक इन इंडिया, है ना, क्योंकि ये भारत में बनाया जा रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया। ये जो 2 स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये यहाँ पे यूज की जा रही है, इन्हीं के अंदर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये चल रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड शिवामंगा एयरपोर्ट एंड लॉन्च्ड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन कर्नाटका। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये एक एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है, शिवामंगा नाम से एक एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया है। इनॉग्रेट मतलब उसका उद्घाटन किया है, कहां पे, कर्नाटका में उसका उद्घाटन किया है, कर्नाटका जो राज्य है वहां पे उसका उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ कुछ और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा, उनका जो लॉन्च किया गया, उनको लॉन्च करने और उद्घाटन में लॉन्च करने में फर्क क्या है। देखिए, उद्घाटन का मतलब हो गया कि वो बन के तैयार हो गया, अब उसको पब्लिक यूज के लिए उसको उद्घाटन कर दिया गया, मतलब इनॉग्रेट कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया। लेकिन लॉन्च का मतलब है कि अभी उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। फाउंडेशन स्टोन का मतलब उसका नींव रखा गया है, ठीक है, वो बनना शुरू होगा। ये जो है ऊपर वाला ये जो आपका एयरपोर्ट है शिवामंगा, बन के ऑलरेडी तैयार हो गया, लेकिन और जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे लॉन्च किए हैं उनका अभी क्या रखा है, फाउंडेशन स्टोन की नींव रखी गई है, वो बनने शुरू होंगे। ओके, तो पहले कुछ बात कर लेते हैं हम शिवामंगा ये जो आपका एयरपोर्ट है इसके बारे में पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो ये जो शिवामंगा एयरपोर्ट है, ये देखो, इसको बनाने में टोटल 450 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। 450 करोड़ रुपए का इसमें टोटल खर्चा आया है। ये जो एयरपोर्ट है आपका, जहाँ पे मतलब वेटिंग रूम होता है ना, जो बहुत बड़ा वेटिंग हॉल होता है जहाँ पे सब लोग वेट करते हैं, वो एक लोटस की फॉर्म में बनाया गया, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा, वो एक लोटस की फॉर्म में बनाया गया। और इसकी जो कैपेसिटी है एक बार में
300 पैसेंजर, एक बार में 300 पैसेंजर जो है ये कैरी करके मतलब अपने अंदर रख सकता है। ये इसकी क्या है, ये इसकी कैपेबिलिटी है। किसकी है, जो आपका शिवामंगा, ये जो आपका शिवामंगा एयरपोर्ट है। अगर इसके बारे में और बात करें, शिवामंगा एयरपोर्ट है, देखिए ये एक जगह है, ये जो आपके कर्नाटका में जगह है शिवामंगा। कहाँ पे, जो एक नदी है, कौन सी नदी, टुंगा रिवर, टुंगा रिवर या फिर टुंगा नदी है एक, उसके साइड में शहर है। देखिए बहुत सारे शहर है हमारे यहाँ पे, बहुत सारे पेपर में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस नहर के साइड में या फिर इस नदी के सामने कौन सा शहर बसता है ना, कौन सा शहर से निकल के नदी जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपसे। उसी तरह ये जो आपका शिवामंगा, जो आपका ये जगह है, ये जो आपका शहर है शिवामंगा, यहाँ से कौन सी नदी गुजर के जाती है, यहाँ से गुजर के जाती है आपकी टुंगा रिवर। कौन सी, टुंगा रिवर। तो टुंगा रिवर के पास में ना, यहीं पे शिवामंगा में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है बहुत बड़ा, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है आपका सिद्धा एंड आयुर्वेदा मेडिसिन। क्या, सिद्धा एंड आयुर्वेदा मेडिसिन। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ना, हाल ही में बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर से आए चाहे बाहर से आए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है टूरिस्ट जब बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है, जो आपका एयरपोर्ट है, यहाँ पे क्या किया, इसका इनॉग्रेशन किया, यहाँ पे बनाया है ताकि जो बाहर से आ रहे हैं या फिर इंडिया के अंदर से भी कोई टूरिस्ट आ रहा है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो सके ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके, वो बड़े आराम से एयरपोर्ट से मतलब एरोप्लेन के थ्रू यहाँ पे आ सके और फिर आराम से यहाँ पे घूम सके। जहाँ पे भी उसको शिवामंगा जो जगह है यहाँ पे घूमना है, चाहे वो इस इंस्टीट्यूशन में घूमना है या फिर किसी और चीज में घूमना है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है इजी हो सके, इसी वजह से जो एयरपोर्ट है आपका बनाया गया। ये इस एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कुछ और जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, एक ही बात है। कोई और जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए वो कौन कौन से प्रोजेक्ट है, जैसे कुछ जो है रेलवे प्रोजेक्ट, कुछ जो है रेलवे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किए गए, ठीक है। एक क्या है, नई रेलवे लाइन लॉन्च की गई है, मतलब रेलवे प्रोजेक्ट में क्या होगा, स्टेशन बनेंगे, और ये जो है एक स्पेशली एक नई रेलवे लाइन जो है लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है शिकारीपुरा से लेके रेणुवरा। क्या है, रेणुवरा, शिकारीपुरा से लेकर रेणुवरा। ये जो आपकी रेलवे लाइन खिंचेगी ना, कहां से कहां तक खिंचेगी, शिकारीपुरा से लेकर रेणुवला, कहां पे, कर्नाटका में। कर्नाटका की हम बात ही कर रहे हैं। तो ये जो पूरा रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसके लिए 990 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए गए। किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 990 करोड़ ऑलरेडी जो है जो सैंक्शन कर दिए हैं। देखिए अगर आप देख रहे होगे ना, अभी इसमें मैं एक हाईवे प्रोजेक्ट ही बताऊंगा। हाईवे मतलब वो रोड की हम बात कर रहे होंगे। देखिए तीनों जो आपके जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जो यात्रा करने के जो मोड होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वाटरवेज, एयरवेज, है ना, और लैंड से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो एयरवेज यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ये जो एयरपोर्ट खुला है यहाँ पे। वाटरवे मतलब जो ट्रेन वाला है वो भी लैंडवेज में आता है, वो वाटरवे तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, लेकिन ट्रेन वेज जो है वो भी आपका लैंड में आता है। तो ट्रेन की भी बात हमने कर ली यहाँ पे, है ना। और हमने यहाँ पे अब आगे हम हाईवे की भी बात करेंगे। तो आप देखोगे ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है ना, बहुत अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है ना। ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर काम कर रही है। अभी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 2018 में या 17 में जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था, तो जो आपका रेड फोर्ट है, लाल किले के ऊपर खड़े होकर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भाषण देते हैं, तो वहां पे उन्होंने एक स्कीम का जिक्र किया था। उसके बाद वो स्कीम भी लॉन्च कर दी थी उन्होंने। स्कीम जो है उसका नाम क्या था, स्कीम का गति शक्ति। गति शक्ति जो स्कीम थी ना, ये टोटली बेस्ड थी जो आपका ये जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड हो गया, रोडवेज हो गया, या फिर वाटरवेज हो गया, या फिर जो आपका एयरवेज हो गया, है ना, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसी के ऊपर डायरेक्टली क्या थी, लिंक्ड थी। ये जो स्कीम थी, बहुत बड़ी स्कीम थी। क्या नाम है इसका, गति शक्ति योजना। इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला था, आपने अगर ये करंट अफेयर फॉलो किए होंगे तो आपने इस स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा। आपको इसके बारे में पता हो ना पता हो, लेकिन इसके बारे में इसका नाम जरूर सुना होगा आपने। क्या है, गति शक्ति योजना। इस स्कीम के अंदर क्या था, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये इसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है उनको लॉन्च करने वाला था। इसमें क्या होगा कि जितने भी अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे एयरवेज है, तो जो अथॉरिटी एयरवेज के ऊपर काम करती है, फिर ये जो आपके हाईवेज बनेंगे या फिर जो रेलवेज बनेंगी, जो रेलवे अथॉरिटी हो गया या फिर हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, है ना, ये क्या करेंगी, इन सबको लिंक कर दिया जाएगा। या फिर जो आपकी शिप्स होंगे, है ना, या फिर आपके जो नदियां जा रहे हैं उनके थ्रू भी हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, इनको नेविगेट करके, और उनके थ्रू भी हम शिप्स से जा सकते हैं। जो नदियां होती हैं इनको भी थ्रू भी तो हम जा सकते हैं। जैसे कोई नदी है, कोई मैंने आपको बताया टुंगा रिवर है, वो यहाँ पे जाती है, शिवामंगा से होती हुई जाती है, तो हम उस नदी के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये
ये जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास अलग अलग अवेलेबल हैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट इनको संभालते हैं, इन सबका एक पूरा एक प्लेटफॉर्म बना देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सबको लिंक कर देगी ताकि ये जो भी आगे काम करें वो एक दूसरे के साथ लिंक करके करें, ताकि एक भी प्रोजेक्ट इनका ओवरलैप ना हो। और जब भी मतलब मान लीजिए कोई ऐसी कनेक्टिविटी है कि पहले हम क्या कर रहे हैं, रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हमने एरोप्लेन का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये जो तीनों डिपार्टमेंट है आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। जब तीनों तरह की रोड एक जगह के लिए बननी है ना, तीनों रोड मतलब तीनों तरह की कनेक्टिविटी एक जगह के लिए बननी है, तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक ही कनेक्टिविटी में यूज होने, एक ही जगह की कनेक्टिविटी में, तो ये जो तीन अथॉरिटीज होंगी, जो तीनों अथॉरिटीज होंगी, ये मिलकर काम कर सकती है ना। इनका वरना क्या होगा, वरना रोडवेज अपना अलग अलग ही पड़ी है ना, एयरवेज अपना अलग अलग ही पड़ी है, और ये वाटरवे वाली है वो अपना अलग अलग ही पड़ी है। तो इससे क्या होगा, देखिए जब एक ही प्रोजेक्ट बहुत बार ओवरलैप हो जाएगा तो इससे पैसे भी वेस्ट होते हैं और समय भी जाता है। पर जब ये सब एक साथ मिलकर काम करेंगी तो जहां पे जिसकी जरूरत है वो वहां पे आएगी, उतना पैसा वो खर्च करेगी, उसको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसी यही क्या था, यही था आपका गति शक्ति योजना, कि ये जितनी भी अथॉरिटीज है, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन की अथॉरिटीज है, इन सबको एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ताकि ये सब आपस में मिलकर काम कर सके। हालांकि और भी बहुत सारी चीज थी, जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारी चीजें गति शक्ति में, कभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा काम कर रही है। किस चीज के ऊपर काम कर रही है, कनेक्टिविटी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। कई बार मैंने आपको लॉजिस्टिक के बारे में बताया, तो लॉजिस्टिक किसके ऊपर डिपेंड होता है, लॉजिस्टिक भी आपका डिपेंड होता है जो कनेक्टिविटी रोड वगैरह हो गया है ना, रोड हो गया, रेलवे हो गया, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज कर रहे हो वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है, लॉजिस्टिक डायरेक्टली रिलेटेड होता है उससे। जो भी आप रोड जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, लॉजिस्टिक जो है उससे डायरेक्टली लिंक्ड होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब लॉजिस्टिक में मैंने आपको क्या बताया था, लॉजिस्टिक होता क्या है, लॉजिस्टिक होता है कि कोई सामान बना या फिर उससे पहले से भी आप बोल सकते हो, जब उसका जो रॉ मटेरियल है, मतलब जो उसको कुछ कच्चा सामान है, जब वो कहीं से लेके आए, फिर उसको कहीं पे असेंबल करके बना दिया कोई प्रोडक्ट, और बनाने के बाद फिर वो कहां तक गया, फिर वो आपको पोर्ट तक गया, पोर्ट मतलब बंदरगाह तक गया, फिर जहां पे वो भेजना है किसी देश में वो जहाज के थ्रू भेज दिया। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। तो अगर मान लो ये कोई फैक्ट्री है ना, ये कोई फैक्ट्री है, इसको कहीं से कच्चा सामान लाना है, तो यहां से इसको मान लो कच्चा सामान लाना है, तो कैसे लेके आएगा सामान, या तो ट्रक्स वगैरह थ्रू लाएगा, है ना, रोड का इस्तेमाल करेगा या ट्रेन का इस्तेमाल करेगा, या फिर और बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी की हालत बहुत अच्छी है तो एरोप्लेन का भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि वैसे तो ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, ये जो आपके ट्रक्स वगैरह होते हैं तो इनका इस्तेमाल होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सामान ट्रक्स वगैरह से जाता है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, या फिर जो आपकी जो मालगाड़ी जिनको बोलते हैं, है ना, जो रेलवेज होती है मालगाड़ी होती है, उनके थ्रू जाता है सामान, उनका नाम ही मालगाड़ी है, माल मतलब ये जो सामान आ रहा है वो है ना, उसी के ऊपर उनका नाम ही उसके ऊपर है, तो ज्यादातर इन्हीं का इस्तेमाल होता है। पर मान लीजिए और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या होगा, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, जहां से भी वो सामान आ रहा है, यहां से सामान आ रहा है इस फैक्ट्री तक, तो कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए, रोड तो होनी चाहिए पूरी सही। मान लो आधे रास्ते में तो रोड है, उसके आगे टूटी पड़ी है रोड, है ना, बहुत सारी रोड इंडिया में ऐसी है जो टूटी पड़ी रहती है, तो क्या होगा, वो सामान आगे नहीं आ पाएगा, आ भी जाएगा तो समय ज्यादा लेगा, ठीक है, समय ज्यादा लेगा, कुछ टूट फूट भी हो सकती है सामान में। तो क्या होगा, ये रोड अच्छी होनी चाहिए, है ना, ये रोड अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे सब कुछ बन गया, अब ये आपका क्या बंदरगाह है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए भी फिर किसी ना किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होगा, चाहे ट्रक का हो, ट्रेन का हो, एरोप्लेन का हो, या किसी जहाज का, मान लीजिए आप किसी नदी के द्वारा जा रहे हो, किसी जहाज का हो, उसके लिए भी क्या होगा, उसके लिए भी तो आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए ना, उसके ऊपर काम हुआ होना चाहिए। मान लीजिए आपने सोचा कि चलिए रोड तो खराब हो रही है, तो वहां पे क्या है, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं है, वहां पे क्या है, कोई इससे पहले कभी कोई जहाज गया ही नहीं है उस नदी में, तो क्या कैसे पता चलेगा, उसको हमने नेविगेट ही नहीं किया हुआ नदी को, तो कैसे पता चलेगा ये सही है कि नहीं है रास्ता, ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, हमको नदी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, है ना, तो ऐसे जो है वो ऐसी जगह पे जो है सही नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हम जो भी यूज कर रहे हैं उसके लिए हमको क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, उसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। जैसे अगर मैं इस बार का बजट उठाऊं, जो बजट आपका 2023 और 24 वाला बजट है, मैंने पढ़ाया था आपको, अगर आपने पढ़ा होगा या फिर कहीं और से भी पढ़ा हो तो, या फिर खुद भी पढ़ा हो, तो ये जो बजट है ना, ये जो बजट था 2023 का, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। सबसे ज्यादा जो पैसे दिए गए और बहुत चीजों के पैसे घटा दिए गए, जैसे इसरो के घटा दिए गए, पता नहीं क्यों घटाए मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इसरो के पैसे घटा दिए गए। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे बहुत ज्यादा बढ़ाए गए। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज बढ़ाई गई है वो किसके ऊपर बढ़ाई गई है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका लॉजिस्टिक्स है, उसके ऊपर बढ़ाई गई है।
क्यों, मैंने आपको बता दिया क्या क्या जरूरत है, क्योंकि अगर हमको अपना ट्रेड अच्छा करना है ना, हमको अपना ट्रेड अच्छा करना है, हमको ट्रेड अच्छा करने के लिए क्या करना होगा, हमको सामान जल्दी से जल्दी बना के जल्दी से जल्दी बाहर भेजना होगा, और जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या होगा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान लो कोई ऐसा सामान है, कोई फल फ्रूट है हमारे पास, या फिर कोई ऐसा सामान है जो प्रोसेस करके हम बेच रहे हैं, है ना, वो कुछ समय में मान लीजिए खराब हो जाएगा, तो क्या होगा, हमको जल्दी से जल्दी वो पहुंचाना होगा जहां भी पहुंचाना है। हालांकि ऐसा आजकल खराब नहीं होता, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जिनसे उसको बचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा समय होता है कुछ ना कुछ परेशानी, किसी ना कुछ चेंज हो जाते हैं ना। जैसे मान लो आप कोई चीज लेके आए, आपने उसको फ्रिज में मान लीजिए रख भी लिया, लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज या कुछ ना कुछ जरूर हो जाता है उसके साथ, है ना, जरूर हो जाता है कुछ ना कुछ, तो क्या होगा, वो फ्रेशली किसी के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी वजह से क्या है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी फास्ट होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई आपका सामान रिजेक्ट भी ना करे, क्योंकि जब उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी तो रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा ना वो, और जब रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपकी क्या इमेज भी खराब होगी और आपका नुकसान भी होगा, क्योंकि आप इतनी जगह से इतनी जगह तक लेके भी आए हो, अपनी फैक्ट्री से किसी देश तक लेके भी आए हो, वो जो सारा खर्चा है वो भी आपको भरना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बिका ही नहीं। तो इसी वजह से क्या है, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी ग्रोथ करना है, हमको अपना एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ाना है, 2030 तक हमको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि इंडिया की जो है पूरी दुनिया में तीसरी सबसे लार्जेस्ट क्या बनना है, इकोनॉमी बनना है। सबसे लार्जेस्ट इस समय कौन से नंबर पे है, इस समय हम 5वें नंबर पे, है ना। तो हमसे ऊपर जो है कौन सी, जर्मनी और जापान, इनको पीछे छोड़ के, और हमको तीसरे नंबर पे आना है। पहले नंबर पे कौन है, यूएसए, दूसरे नंबर पे कौन है आपका, चाइना, हमको तीसरे नंबर पे आना है, ठीक है। इस समय तीसरे नंबर पे कौन है, जापान, उसके बाद जर्मनी, और हम है 5वें नंबर पे। हमको तीसरे नंबर पे आना है, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के। तो इसके लिए क्या होगा, हमको अपनी जीडीपी ग्रोथ अच्छे से रखनी होगी, और जीडीपी ग्रोथ अच्छे से रखने के लिए हमारा क्या है, ट्रेड बढ़ना चाहिए, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो मैंने आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट बता दिए जो कर्नाटका में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है या तो इनॉग्रेट किए गए। इनॉग्रेट क्या किया गया है, जो आपका शिवामंगा एयरपोर्ट है, और मैंने आपको रेलवे प्रोजेक्ट बता दिए जो रेलवे प्रोजेक्ट है। और तीसरा क्या है आपका, जो ये आपके हाईवेज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किए हैं, पास किए हैं, बाईपास हो गए या हाईवेज हो गए, जिनके लिए 215 करोड़ रुपीज 215 करोड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और चीज जो है सैंक्शन की है, क्या कि जो आपकी 13 पीएम किसान स्कीम थी ना, जो पीएम किसान स्कीम है, उसके अंदर जो 13th मतलब 13वीं इंस्टॉलमेंट आनी थी किसानों के लिए। इस स्कीम में है क्या, पीएम किसान स्कीम में जिसकी मैं बात करने वाला हूं, इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पैसे प्रोवाइड करेगी, है ना, 2000 रुपए प्रोवाइड कर रही थी, जो किसान होंगे उनको पैसे प्रोवाइड करेगी 2000 रुपए। तो उसकी जो 13th मतलब 13वीं बार जो उसकी इंस्टॉलमेंट आनी थी 2000 रुपए की, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज कर दिया, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों है, देखिए कर्नाटका में इतना काम क्यों हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि देखिए 2023 में कर्नाटका में इलेक्शन आने वाले हैं ना। अब इलेक्शन जो है वो भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, किसी भी चीज में इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज्यादा निभाते हैं। 2023 में इलेक्शन आने वाले हैं, फिर 2024 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खुद के इलेक्शन होने वाले हैं ना, जो सेंट्रल इलेक्शन है। तो इसी वजह से क्या है, इलेक्शन आने वाले हैं, इसी वजह से बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत सारी चीजों पर काम हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन टेक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। तो ये जो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन, इन्होंने चार्ज लिया है, किस चीज का चार्ज लिया है, इन्होंने चार्ज लिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। अब ये किस चीज की क्वालिटी चेक करेंगे, अगर नाम से समझने की कोशिश करें तो जो क्वालिटी है, अश्योरेंस मतलब उसको देखना, उसको चेक करना, उससे अश्योर्ड हो जाना, अश्योर्ड मतलब उससे सहमत हो जाना, अश्योरेंस का मतलब क्या है, सहमत होना। तो ये जो क्वालिटी होगी किसी भी चीज की ना, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट है, अभी कौन सा प्रोडक्ट है उसकी मैं बात करूंगा। हालांकि अगर आप यही से समझने की कोशिश करो, लेफ्टिनेंट जनरल मतलब किसी आर्म फोर्स से रिलेटेड हो रहे हैं। अब पर वैसे भी लेफ्टिनेंट जनरल जो है ना आपकी आर्मी में पोस्ट होती है, वहां पे एयरफोर्स या नेवी में, एयरफोर्स में तो एडमिरल वगैरह हो जाते हैं, है ना, सॉरी एयरफोर्स में नहीं, नेवी में तो आपके एडमिरल वगैरह हो जाते हैं, और उसमें विंग कमांडर वगैरह हो जाते हैं आपके एयरफोर्स में। तो जो आपकी लेफ्टिनेंट जनरल वाली पोस्ट होती है ना, ये आपकी आर्मी में ही होती है। तो ये जो है आर्मी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप इनके नाम से समझ पा रहे होंगे तो क्या पता चल रहा होगा आपको कि ये किसी आर्मी प्रोडक्ट की बात होगी यहाँ पे, है ना, किसी आर्म फोर्स के प्रोडक्ट से रिलेटेड बात होगी। जी हाँ, यहाँ पे आर्म फोर्स के प्रोडक्ट के रिलेटेड ही बात होगी। तो ये आपकी एक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये कंपनी है, कौन सी कंपनी है, ये आपकी पुणे में स्थित एक कंपनी है, जहां पे क्या है, जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो भी आपके आर्म फोर्सेस से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, उनकी बात होती है। तो सॉरी पुणे नहीं, देहरादून में, तो
सॉरी पुणे नहीं, पुणे में ही है, देहरादून में नहीं है, देहरादून की कुछ और बात थी, पुणे में ही है, ठीक है, पुणे में ही है ये जो कंपनी है। तो यहाँ पे क्या है, वहां के इस कंपनी के डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल बने हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करेंगे। ये जो पोस्ट है ये किसके अंदर आती है, ये डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आती है। जो पोस्ट आती है आपकी, है ना, ये डिपार्टमेंट है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये पोस्ट आती है। कौन सी आपकी, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये जो पूरी फैक्ट्री है या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे क्या है, जो कोई भी इंडिजिनियसली मतलब जो हमारे यहाँ पे खुद पे बनते हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो हमने बाहर से मंगाया होता है, आर्मी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हमने बाहर से किसी देश से मंगाया होता है, उसको इंपोर्ट किया होता है, तो आर्मी का कोई भी प्रोडक्ट उसको रखा जाता है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस की जाती है, उसको देखा जाता है, ठीक है। फिर एयरफोर्स, अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट रखे जाते हैं, कुछ आर्सनल्स को छोड़ के, मतलब जो अटैक करने वाली चीजें होती है ना उनको छोड़ के बाकी सारी चीजें आर्मी की और एयरफोर्स, नेवी की और एयरफोर्स की भी यहाँ पे रखी जाती हैं। तो उन सबके क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो काम करेगा, जो उनका हेड होगा, जो क्वालिटी एश्योरेंस का हेड होगा, वो कौन होंगे, अब आपसे वो मतलब कौन सी पोस्ट होती है जिनके हेड होते हैं, वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसका मतलब कौन होंगे इस समय, आप कौन हुआ करेंगे, वो करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. रेन। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। कैग जी.सी. मुर्मू सेलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ये यहाँ पे कैग मतलब कौन होते हैं बताता हूं आपको, जो भारत के कैग हैं कौन, जी.एस. मुर्मू, इनको सेलेक्ट कर लिया गया है किसके लिए, किस चीज के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए। अभी एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होते हैं इसकी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कैग की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। क्या है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एडिटर नहीं ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब इसका काम क्या होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये पोस्ट आती है, जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल बोल दो, अनुच्छेद बोल दो 148 148 जो हमारा अनुच्छेद है, फिर आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंदर ये पोस्ट आती है आपकी, क्या नाम है इसका, कैग, और पूरी फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब इसका काम क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है, देखिए इसका जो मेन काम होता है, ये होता है इसका मेन काम कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा या फिर किन्हीं राज्य सरकारों के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी उनके अकाउंट्स होते हैं, जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन की होती है, कहीं से पैसे लिए हो या कहीं पे खर्च किए हो, किसी प्रोजेक्ट में लगाए हो, कुछ भी उन्होंने पूरी साल में किया है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में किया है। फाइनेंशियल ईयर मतलब जो पूरा एक साल होता है जिसके लिए हमारा बजट बनता है ना, वो जैसे हमारा 2023-23 का बजट बना था, कब से लागू होगा ये बजट, सॉरी 23-24 का बजट बना था, कब से लागू होगा ये होगा आपका 1 अप्रैल से लागू। हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो 31 मार्च को ये जो हमारा 2022-23 वाला फाइनेंशियल ईयर है खत्म होगा 31 मार्च को, और 1 अप्रैल से जो है ये जो आपका नया बजट था 2023-24 वाला ये लागू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा एक फाइनेंशियल ईयर था, पिछला वाला जो 1 अप्रैल था, 2022 का 1 अप्रैल था, और ये जो 31 मार्च का क्या होगा, 31 मार्च 2023 का जो होगा, ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल 2022 से लेके और 31 मार्च 2023 तक का जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, कुछ भी हुआ होगा, उन सबको चेक करेगा, उन सबको ऑडिट करेगा। ऑडिट मतलब चेक करना, इसको जब उसको इकोनॉमिक्स की या मनी की या पैसों की फॉर्म में बोल देते हैं तो ऑडिट बोल देते हैं। कुल मिला के मतलब क्या है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो चेक करना है ना, इसको निगरानी रखेगा, इसको पूरा चेक करे, निगरानी तो नहीं क्योंकि अब तो काम हो गया जो होना था, इसको चेक करेगा, उसके बाद उनका अकाउंट्स को जो है चेक करेगा, है ना। उसको वो काम किसका होता है, वो काम होता है आपका कैग का, वो काम होता है कैग का। देखिए हालांकि ये जो नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये हमने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, यूएसए में एक पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन वहां का जो कैग है और यहाँ का जो इंडिया का जो कैग है ना, इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। देखिए जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, मैं आपको जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको, ये कैग के बारे में बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो कैग के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए का जो कैग हो गया और हमारे यहाँ का जो कैग हो गया उसमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि देखिए जो यूएसए का कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका पूरा काम क्या है, वो कंट्रोल भी करता है और ऑडिट भी करता है। कंट्रोल मतलब देखो पहले ऑडिटर क्या करेगा, वो पूरा चेक करेगा, पूरा अपना एक पूरी रिपोर्ट बना देगा, कैग रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, कि ये पूरा काम हुए थे, ये ट्रांजेक्शन हुए थे। फिर उसमें नीचे क्या लिखेगा, ये जो ट्रांजेक्शन हुई थी इसको ऐसे करके अच्छा
ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पैसे वेस्ट कर दिए, ऐसे करके उसमें पूरा अपना क्या है अपने इनपुट्स देगा, अपनी बातें बताएगा कि ये हो सकता था। उसके बाद क्या होगा, उस पर उसको जो है सरकार को बताएगा कि ये आपने गलती कर दी, इसको इंप्रूव करो, या फिर कोई बहुत बड़ा घोटाला जैसे सामने आ गया उसके बारे में बताएगा। ठीक है, देखिए कैग, ये जो कैग की रिपोर्ट है ना इंडिया में, उसमें बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आए, कौन कौन सा है भी आपको बताऊंगा। तो ये काम किसका होगा, ये काम हो गया यूएसए के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का। लेकिन भारत की बात करूं ना, भारत में जो कैग होता है वो ऑडिट वाला काम तो करता है, मतलब वो रिपोर्ट सारी बना के तैयार वगैरह तो करता है, लेकिन जो कंट्रोलर वाला काम होता है सरकार को बताने का, उसने क्या गलती करी है क्या नहीं करी, कैसे इंप्रूव कर सकता है, वो काम हमारे यहाँ पे कैग नहीं करता। वो कौन करते हैं, कैग जो है अपनी पूरी रिपोर्ट बना लेता है, जो ऑडिट करता है पूरी रिपोर्ट बना के फिर उसको थमा देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं हमारे पार्लियामेंट में, जो दो हाउस है, कौन कौन से, लोकसभा राज्यसभा, हमारे यहाँ पे दो हाउस है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों को जब एक साथ बुला लिया जाता है, एक ही जगह पे बिठा लिया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन हमारे यहाँ पे आर्टिकल 110 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें जो अनुच्छेद 110 है उसके अंदर आता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुला सकते हैं, जो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति फिर क्या बुलाते हैं, ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं आर्टिकल 110 के अंदर, अनुच्छेद 110 के अंदर। उसके बाद जब सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और बताते हैं क्या क्या इस साल में पूरी गलतियां हुई सरकार के द्वारा, या किसी राज्य की सरकार के द्वारा वो हुई हो, या किसी जो हमारा केंद्र की सरकार है वहां से, क्योंकि राज्य के भी लोग यहाँ पे होता है ना, जो आपका ये है राज्यसभा है, ये क्या करता है, ये सेंट्रल लेवल पे राज्य, जो राज्य है उन्हीं को तो वो करता है, उन्हीं को तो उन्हीं का तो पक्ष रखता है, उन्हीं के लिए तो आता है यहाँ पे, तो उनके सामने पूरी रिपोर्ट फिर पढ़ी जाती है। अब क्यों पढ़ी जाती है, हमारे जो कैग है ये क्यों नहीं पढ़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। जब उसके पीछे ना बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे छुपी हुई है, उसके बारे में हम तब बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं वरना बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा। अभी यहीं पे अच्छी बात करते हैं। यहीं पे तो जो हमारे यहाँ के कैग है ना, क्या नाम है उनका, जीसी मुर्मू, इनको सेलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल कैग की तरह। एक्सटर्नल कैग मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके खुद के भी कैग होंगे, है ना, ये पूरी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएन के अंदर आती है, आपका संयुक्त राष्ट्र के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है, इसके खुद के अंदर भी कैग होंगे, है ना। कैग तो भले ही ना हो, कैग नाम से इनकी कोई पोस्ट ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऑडिट करने वाला आदमी तो होगा, कोई ना कोई इकोनॉमिस्ट ऐसा होगा जो इकोनॉमी में पढ़ा लिखा होगा, बहुत अच्छा विद्वान होगा, जो कैग का काम करता होगा इनके यहाँ पे, मतलब जो ऑडिट करता होगा, लेकिन उसी के साथ साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या करती है, ये बाहर से भी कुछ ऑडिट करने वालों को जो है ले लेती हैं, जो इनका पूरा साल भर होता है उसको ऑडिट करते हैं, मतलब चेक करते हैं। ये अंदर वालों ने कर लिया, अब बाहर वालों से भी कराते हैं, कभी फिर अंदर वालों ने कभी कोई घपला कर दिया हो या कुछ कर रखा हो उसकी वजह से। तो जो एक्सटर्नली चुना जाता है वो चुना गया, किसको चुना गया है, जीसी मुर्मू को। देखिए अभी चुना नहीं गया है, अभी क्या है, 3 को चुना गया, 3 को शॉर्टलिस्ट किया गया है। किस को, एक तो जो आपके कनाडा के हैं, जो कनाडा के आपके ये है कैग, फिर दूसरे आपके जो यूके के कैग है, और तीसरे इंडिया के कैग है। अब ये तीनों क्या करेंगे, अपनी पूरी टीम बनाएंगे और बात मतलब अपने पूरे प्रेजेंटेशन देंगे, अपना पूरा सारा कुछ बताएंगे कि हम लोग जो है कैसे कैसे काम करने वाले हैं। ये जो आपका आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके जो गोल्स हैं उनको कैसे कैसे अचीव किया जाएगा, कैसे कैसे इन्होंने जो काम किया है कैसे कैसे उसको ऑडिट किया जाएगा, और कैसे कैसे जो भी कुछ है पूरा अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि आप कैसे कैसे काम करोगे कि जिससे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है सेटिस्फाई हो सके। तो जब ये अपना पूरा प्रेजेंटेशन दे देंगे, उसके बाद फिर जो ये अथॉरिटी जो इनका प्रेजेंटेशन ले रही होगी, फिर वो बताएगी कि किसने सबसे अच्छी बात बताई और कौन जो हम चाहते थे उसका सबसे ज्यादा करीब है, और फिर उसको चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी 3 जो है उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, कौन कौन से, कनाडा के कैग, यूके के कैग और इंडिया के कैग। ठीक है, तो उसी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं हमारे कैग, कौन, जीसी मुर्मू जी। तो 2024 से लेके 2027 तक के लिए चुना जाएगा, जिसको भी चुना जाएगा। ठीक है ना, तो अभी चुना नहीं गया है, अभी क्या है इसके जो है थोड़ा सा काम चल रहा है, लेकिन टॉप 3 में हमारे यहाँ के कैग जो है आ चुके हैं। अच्छा, मैंने ये भी बोला था ना आपसे कि कैग जो है, जो हमारे यहाँ के कैग है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटालों का जो पर्दाफाश किया है हमारे यहाँ पे। चले कुछ घोटाले मैं आपको बताया था, जो बहुत ही बड़े थे, आपने उनका नाम सुना होगा गारंटी से। तो कुछ घोटाले की अगर मैं बात करूँ, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आया था 2010 के आसपास, 2011 के आसपास। वो किसके द्वारा निकला था, वो जो कैग रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर की, जो कैग रिपोर्ट आई थी उस समय पे लास्ट ईयर की 2009 की आई होगी, 2009-10 की रिपोर्ट जो आई होगी, उसमें है ना, उसमें ये जो है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो था उसके बारे में निकाला था कि ऐसे ऐसे घोटाला हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे घोटाला हुआ है। उसके बाद पूरा एक केस भी चला था, क्योंकि ये जो ये मैंने अभी आपको क्या बताया,
जो कैग है ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इनका ऑडिट करती है, इनकी जो ट्रांजेक्शन है। लेकिन उस समय पे क्या होता है, लेकिन अगर आपका प्रेसिडेंट चाहे तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी वो करा सकते हैं, ठीक है। तो उस समय पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या बोला कि देखो आपने ये जो 2G स्पेक्ट्रम है इसके थ्रू क्या है जो सरकार ने काम किया वो तो निकाल लिया। अब जो प्राइवेट कंपनी, अभी स्पेक्ट्रम होता क्या है, देखिए स्पेक्ट्रम होता है जो 2G नेटवर्क होता है, 3G नेटवर्क होता है, आजकल 4G चल रहा है, 5G आने वाला है। तो ये जो इनके स्पेक्ट्रम होते हैं सरकार के पास होते हैं, तो ये क्या है अलग अलग कंपनी को बेचे जाते हैं। तो जो प्राइवेट जैसे जियो को बेचा जाएगा, है ना, जियो एक आपका सर्विस प्रोवाइडर है, फिर एयरटेल को बेचा जाएगा, वोडाफोन को बेचा जाएगा, आइडिया को बेचा जाएगा, ये BSNL को बेचा, BSNL तो वैसे भी सरकारी कंपनी है, ठीक है, BSNL को अभी छोड़ते हैं। तो बाकी सब जो है ये खरीदेंगे सरकार से, है ना। तो ये जब सरकार से खरीदते हैं तो इनको कुछ पैसे देने होते हैं, कुछ क्या बहुत बड़ी अमाउंट देनी होती है। तो ये जो 2G का उस समय पे स्पेक्ट्रम बिक रहा था, अब तो हम भले ही 4G 5G का, अब तो 5G का स्पेक्ट्रम बिकना शुरू होगा, लेकिन जब उस समय पे 2G का स्पेक्ट्रम बिका था ना उस साल में 2000 के उसमें पूरे ईयर में, तो उसमें क्या हुआ था सरकार के द्वारा घोटाला था, सरकार के द्वारा बोल दो या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कुछ ना कुछ सरकार से अपना टिगम लगा के सस्ते में खरीद लिया था ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम। तो उसके लिए क्या बोला गया था, कैग के वो जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला था कि कैग अब क्या करेगा, सरकार का तो उसने ऑडिट कर लिया और उसने पकड़ लिया कुछ ना कुछ घपला है 2G स्पेक्ट्रम के उसमें, तो अब इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइडर है उनका भी वो करना है, उनका भी ऑडिट करना है पूरे अकाउंट। फिर अगर उनका ऑडिट होगा तो उन्होंने जो घपला किया वो भी पकड़ा जाएगा। तो इसी के लिए पूरा केस भी चला था बहुत तगड़ा, ठीक है। तो ये जो इसी वजह से तो बहुत ज्यादा ऊपर उठ के आ गया था। क्यों आ गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज थी, जो भी सर्विस प्रोवाइडर थे, उनका क्या कहना था कि हम तो प्राइवेट कंपनी है और कैग का काम क्या है, कैग का काम है कि जो सरकारी हमारी जो सरकार है और जो राज्य सरकार और सेंट्रल की गवर्नमेंट है उनका जो अकाउंट है वो चेक करता है। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी का कैसे कर सकता है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर है जियो वगैरह एयरटेल वगैरह ये तो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट इनको ऑर्डर देके, कैग को ऑर्डर देके करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से पूरा केस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था, इसी वजह से बहुत ज्यादा हाइप पकड़ ली थी इसने। तो 2G स्पेक्ट्रम हो गया, और बताऊं आपको, और कॉमनवेल्थ घोटाला भी आप सबने सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ हुए थे, उसका भी घोटाला भी थोड़े दिन पहले बाहर आया था। ये सब किसकी वजह से आया है, ये सब कैग की रिपोर्ट की वजह से आता है। कैग जो है पूरे साल जो भी काम हुआ होता है, जैसे कॉमनवेल्थ में जो भी पैसा लगा होगा, 2G स्पेक्ट्रम जो बिके होंगे उसमें जो भी सरकार ने पैसा कमाया होगा, ये जो पूरा चाहे पैसा दिया हो चाहे कमाया हो, कहीं इन्वेस्ट किया हो या कुछ भी किया हो, पूरे साल में पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च अगली साल के, मतलब नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च के बीच में जो भी कुछ हुआ होगा इस फाइनेंशियल ईयर में, उसको सबको क्या करेगा, कैग जो है ऑडिट करेगा। जो हमारा कैग है वो ऑडिट करेगा और फिर प्रेसिडेंट को दे देगा, देखिए ये हुआ है, ये ऐसे भी किया जा सकता था तो और अच्छा होता, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट होता है, एक बहुत ये इतनी बड़ी पोस्ट है, इसका ये पूरा एक इंडिविजुअल पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी इंडिया की। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 में जो बाकायदा लिखा हुआ है, ये पूरी इंडिपेंडेंट, मतलब सब चीज से स्वतंत्र, किसी सरकार का इसके ऊपर प्रेशर नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इसी वजह से ये काम ये जो है ये करती है, ये जो काम करता है कैग जो है ये काम करता है, इसके ऊपर किसी का प्रेशर है नहीं। तो इसी वजह से क्या है, ये कोई भी सरकार चाहे पावर में हो उनके घोटाले को बाहर लेके आते हैं। और ये इतने बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो जो अपने फील्ड में सबसे बेस्ट होगा उसी को चुना जाएगा। तो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनको इकोनॉमी का इतना सारा ज्ञान होता है, तो इसी वजह से तो सरकार को बताते हैं कि आपने जो पैसा लगाया था आप ऐसे ना लगा के अगर इसको ऐसा लगाते तो इसका बहुत फायदा हो सकता था। तो इसी वजह से इनकी जो बात है वो मानी जाती है, समझ रहे आप। तो ये मैंने आपको कैग के बारे में बता दिया। ये जो न्यूज है, एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो कौन होता है, ऑडिटर कौन होता है मैंने आपको ये बता दिया। और एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए चुना गया किसको, जो हमारे देश के कौन है इस समय पे, कैग है। कौन है हमारे देश के कैग इस समय पे, GS मुर्मू जी। उनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कैग के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया। 3 को किया गया, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से, कनाडा, UK और इंडिया को, ठीक है। अभी आगे चलेंगे, अभी थोड़ा आगे वो होगा जब इनको पूरा चुन लिया जाएगा, जब आपको पूरा बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आपको क्या करना है, आपको सीधे वीडियो देखते ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, बताना है कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया। तो जो कल की वीडियो होगी, क्योंकि आज शाम को वीडियो आ नहीं पाएगी, तो जो 2 मार्च की करंट अपडेट्स की वीडियो होगी उसमें मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। देखिए कुछ परेशानी चल रही है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी चल रही है मेरे यहाँ पे, इस वजह से क्या हो रहा है, मैं लगातार वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। कुछ समय से ना मैथ की वीडियो आ पा रही है, ना आपकी रीजनिंग की आ पा रही है पिछले 2-3 दिन से, ना ही आ पा रही है आपकी आज के इतिहास की वीडियो, करंट अपडेट्स की भी रेगुलर नहीं हो पा रही है। कल
भी नहीं आ पाई थी। ठीक है। तो मैं जो 2-3 दिन के लिए रियली सॉरी कि हम वीडियो नहीं ला पाएंगे कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है, चाहे अलग अलग मैं अब क्या बहुत सारी कोशिश करूंगा, शॉर्ट्स तो डालता ही रहूंगा, ये जो मॉर्निंग के करंट अपडेट्स की वीडियो जैसे टाइम मिलेगा ये भी बना दिया करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये 2-3 दिन जो है मुझे बस 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए। इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा आपका इंटरेक्शन बना रहे, कुछ ना कुछ करता ऐसा होता रहे चैनल पे, है ना। बिल्कुल चैनल डीएक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेट रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन वीडियो जो है अभी थोड़ा कम ही आएगी। लेकिन ये मॉर्निंग की वीडियो में कोशिश करूंगा पूरी लाई जाए। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझोगे मेरी परेशानी को। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी जो वीडियोज है उनको लाइक करें और शेयर करें और हमको पूरा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे कल करंट अपडेट्स की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।